हेलो। वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव पढ़ेंगे। ये चैप्टर बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो अपना सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अगर बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्या है कि इस चैप्टर का जो है एक एक सेंटेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या खास है कि 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान क्या होता है कि यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के जो है कुछ पहलुओं पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और क्या करेंगे कि इस टाइम पीरियड में मतलब 15वीं से 17वीं शताब्दी में क्या यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में बहुत सारे साहसपूर्ण अभियान किए, जहां से क्या कहते हैं ये चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। और इस काम को सर्वप्रथम क्या है स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया था। उन्होंने क्या है कि पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार भी प्राप्त कर लिया था, जिन्हें क्या है ये भविष्य में खोजेंगे। और क्या था कि स्पेन के शासकों के तत्वावधान से ही मतलब उन्हीं के ही हेल्प से क्या कि इटली निवासी एक क्रिस्टोफर कोलंबस नामक एक व्यक्ति ने 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उसने क्या इंडीज नाम दिया, मतलब भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश, जिनके बारे में उसने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों में पढ़ा था। तो मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से क्या है को पढ़कर कोलंबस ने क्या किया था कि मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर कोलंबस ने पूर्व के तरफ की जितने भी देशों की यात्रा की उसने क्या है इंडीज समझा। इंडीज मतलब भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश। लेकिन बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे, और वे जहाँ रहते थे वो एशिया का हिस्सा नहीं था। यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिस दुनिया को खोजा उसे क्या कहा गया, नई दुनिया खोजा गया और उनको इंडियन कहा गया। लेकिन ये इंडियन जो थे वो वास्तव में भारतीय नहीं थे, और ये जो थे ये कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट काइंड के लोग थे, और ये लोग जहाँ रहते थे वो एशिया महाद्वीप का भी हिस्सा नहीं था। और उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। तो कितने तरह के संस्कृतियों के लोग रहते थे? दो तरह के। क्या क्या था कि एक और तो कैरिबियन क्षेत्र तथा ब्राजील में छोटी अर्थव्यवस्था यानी कि सबसिस्टेंट इकोनॉमी पे डिपेंडेंट रहने वाले लोग, और ये कहाँ रहते थे? कैरिबियन क्षेत्र और ब्राजील में। और दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के जो एज़टेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय थे, ये लोग कहते कि शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं जो थी इन पे आधारित थी। और दक्षिण अमेरिका की खोज के बाद क्या है कि बाद में जो है बाहरी लोगों का वहां बस जाना और वहां के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए क्या कि ये बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। तो जब बाहरी लोग वहां बस गए तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के जो थे ओरिजिन संस्कृति और वहां के जो निवासी थे नेटिव पीपल थे, उनके लिए क्या है कि ये बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। और इसी से क्या है कि दास व्यापार की शुरुआत हो गई, और जिसके अंतर्गत यूरोप वासी कहते हैं कि अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीद कर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे थे। तो ये किस जगह की बात हो रही है? दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। और अमेरिका के लोगों पर क्या है यूरोप वासियों की विजय का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि अमेरिकी लोगों की जो पांडुलिपियां थी और स्मारक जो थे उनको क्या है इन लोग यूरोप वासी जो थे इन्होंने निर्ममता पूर्वक नष्ट कर दिया। और इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही जो मानव विज्ञानी थे इनके द्वारा इन संस्कृतियों का जो है अध्ययन प्रारंभ किया गया, और उसके बाद पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के भग्नावशेष को क्या खोज निकाला। और सन 1911 ईस्वी में क्या था कि इंकाई शहर मतलब इंका लोगों का जो शहर था, तो उनका शहर का क्या नाम था? माचू पिच्चू की फिर से खोज की गई। और हाल ही में हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चलता है कि वहां और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढक गए हैं। तो इंका लोगों का शहर कौन था? माचू पिच्चू था। और इसकी खोज कब की गई थी? सन 1911 में। हम अमेरिका के क्या है कि मूल निवासियों तथा यूरोप वासियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों का पक्ष को तो अधिक नहीं जानते,
पर यूरोपीय पक्ष को विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो यूरोपवासी अमेरिका की यात्राओं पर गए थे वे क्या था कि अपने साथ रोजनामचा यानी कि लॉग बुक और डायरिया रखते थे और इसमें क्या करते थे कि अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण लिखते थे। तो हमें सरकारी अधिकारियों एवं जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यूरोपवासियों ने अपनी अमेरिका के खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया और वहां के देशों के जो इतिहास लिखे हैं उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही क्या है कि अधिक बताया गया है और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या ना के बराबर ही जो है वो लिखा गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। इतना हम लोग समझ गए कि वहां पे क्या हुआ था कि जो उत्तरी अमेरिका में जो थे जो वहां के नेटिव लोग थे इंका लोग तो और माया माया लोग जो थे तो वहां पे जाके कौन लोग बस गए थे जो यूरोप के जो लोग थे बाहरी लोग थे वो जाके बस गया और ये उनके लिए जो है बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। 1911 में जाके क्या हुआ था कि इनका लोगों का शहर था माचू पिच्चू उसकी खोज की गई थी और जब उनके बारे में स्टडी करने के लिए मतलब उनका सोर्सेस ढूंढा गया तो सोर्सेस जो है वो बहुत कम मिले और जो भी सोर्सेस मिले उसमें क्या होता कि जो अमेरिकी लोग थे उनको क्या कहा गया कि उनको मूल निवासी या नेटिव पीपल कहा गया। तो जो मूल निवासी या नेटिव लोग थे उनका पक्ष जो है बताने के लिए कोई बचा ही नहीं था। उनको पूरी तरह से क्या है कि खत्म कर दिया गया था। उनका कोई भी सोर्स कुछ भी नहीं बचा था। तो जो उस टाइम के यूरोपवासी जो गए थे तो उस टाइम पे वो लोग क्या रखते थे लॉग बुक रखते थे यानी कि जो दिन भर उन्होंने जो भी देखा वो अपने लॉग बुक में या उसमें नोट करते थे या फिर जो उनके डायरीज में नोट करते थे उसी को सोर्स मानकर उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उनके बारे में। तो अब चैप्टर को जो है डिटेल्स में पढ़ते हैं कि अनेक जन समुदाय जो है उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूह में हजारों वर्षों से रहते आए थे। कहाँ कहाँ रहते आए थे? उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती जो द्वीप समूह थे मतलब जो आइलैंड से आसपास के वहां पे रहते आए थे और एशिया तथा दक्षिणी सागरों के द्वीप जिसे क्या है साउथ सी आइलैंड कहते थे वहां से जाकर लोग जो है वहां पे बसते रहे थे। दक्षिणी अमेरिका जो है घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था और आज भी उसके अनेक भाग जो है अभी भी जंगलों से ढके हुए हैं। और दुनिया की जो है सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी वो भी कहाँ दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। तो मीलों तक वहां घने जंगली इलाकों से होकर बहती है। और मध्य अमेरिका में मैक्सिको में क्या है समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके जो है घने बसे हुए थे जबकि अन्यत्र जो है सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव जो है वो दूर दूर स्थित थे। तो कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आरावाकी लुकायो जो थे ये क्या था एक कम्युनिटी का नाम था। तो आरावाकी लुकायो समुदाय के जो लोग थे ये लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह जिन्हें आज क्या कहा जाता है कि बहामास कहा जाता है और बृहत्तर एंटिलीज में रहते थे। कहाँ रहते थे आरावाकी लुकायो के लोग? एक तो बहामास में रहते थे और ग्रेटर एंटिलीज या फिर बृहत्तर एंटिलीज में रहते थे। और कैरिब नाम के जो एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटिलीज जो है लेसर एंटिलीज प्रदेश से क्या खदेड़ दिया था। और वहां पे क्या है कैरिब नाम का भी एक कबीला रहता था समुदाय के लोग। तो ये लोग बहुत खूंखार होते थे। तो पहले तो ये लोग क्या रहते थे कि एक लेसर एंटाइल्स में रहते थे लेकिन वहां से इनको खदेड़ दिया गया था। और इसके विपरीत क्या थे कि अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने के बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। तो अरावाक और कैरिबियन का डिफरेंस यहाँ पे बताया गया कि जहाँ कैरिब जो है वो खूंखार होते थे लेकिन अरावाकी लोग क्या कहते थे बहुत शांत स्वभाव के होते थे। ये लोग लड़ने के बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। और क्या थे कि ये कुशल नौका निर्माता थे और पेड़ के खोखले तनों से क्या अपनी डोंगियां बनाते थे। डोंगी मतलब छोटे छोटे नाव। और डोंगियों में बैठकर ये खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते थे। खेती में ये क्या क्या उगाते थे जैसे मक्का मीठे आलू और अन्य किस्म के जो कंदमूल और कसावा ये सब जो होता था ये सब उगाते थे। अरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य जो सांस्कृतिक मूल्य आधार यह था कि वे सब क्या एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करते थे और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को जो है भोजन प्राप्त कर होता था इससे। और ये अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन जो है वो संगठित रहते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और ये जीववादी यानी कि अनिमिस्ट थे। अनेक अन्य समाजों की तरह अरावाक समाज में भी जो है समन लोग जो होते थे कष्ट निवारकों और ई लोग तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में भूमिका अदा करते थे। यानी कि समन जो होते थे आज जैसे पोप या पृष्ठ लोग की तरह काम करते थे। और ये शमन जो होते थे यही इन लोगों को ई लोग तथा परलोक के बीच जो है मध्यस्थ के रूप में काम करते थे।
तो एनिमिस्ट जो एक वर्ड पढ़े उसका मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे यहाँ पे कि एनिमिस्ट या जीववादी जो होता है उनका विश्वास होता है कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं उनमें भी ये क्या है, जीवन या आत्मा हो सकती है, इस थ्योरी को मानते थे। यहाँ पे एक मैप है, इसमें हम लोग समझेंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़े क्या है, बृहत्तर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज के बारे में। तो ये जो है उत्तर अमेरिका है और ये कैरिबियन सी है, और ये जो पिंक ये वाला है यहाँ पे कौन थे, माया संस्कृति का क्षेत्र है, मतलब जो माया लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, और एजटेक जो थे, एजटेक लोग यहाँ पे रहते थे, और एजटेक की राजधानी क्या थी, टेनोक्टिटलन थी। और ये जो छोटे छोटे बहामा थे यहाँ पे जो कौन लोग रहते थे, अरावाक्स लोग रहते थे, है ना। और ये थे एंटिनीज हिस्पानियोला पूर्वती, ये जो था ये बृहत्तर एंटिलीज थे। अब ये जो है, तो माया और एज़टेक तो ये समझे, लेकिन जिनके बारे में हम पढ़े माचू पिचू, है ना, जिसके बारे में पढ़े, तो ये जो है ब्लू ब्लू एरिया, ये था इनका लोग का साम्राज्य, और ये कुछ को है, और यहीं पे है कहीं पे जो है जो माचू पिचू, जिसको ढूंढा गया था है 1911 में। और ये जो नदी है ये है अमेजन नदी। और पनामा नहर के बारे में जो बहुत चर्चा चल रही है, तो ये है पनामा नहर यहाँ पे। तो ये पहले जुड़ा हुआ नहीं था, और यहाँ इसी को थोड़ा सा खोद के यहाँ पे इसको जोड़ा गया था, और ये तब से क्या है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच जो है जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही आसान हो गया। अब हम लोग अरावाक लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि अरावाक लोग जो थे वो लोग क्या है, सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोप वासियों की तरह क्या करते थे कि सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। और उन्हें अगर कोई यूरोप वासी सोने के बदले कांच के मन के दे देता तो क्या होते थे कि बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें क्या है कि कांच का मन का जो है ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला जो है वो बहुत ही विकसित थी। हैमक यानी कि झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अरावाक लोगों की खासियत क्या थी कि ये लोग सोने के गहने पहने रहते थे, लेकिन ये सोने को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे जितना यूरोप वासी देते थे। अगर यूरोप वासी उनको सोने के बदले कांच की कोई चीज दे देता तो वो लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि उनको कांच क्या है ज्यादा सुंदर दिख लगता था। उनमें एक टैलेंट भी था कि ये हैमक या झूला जो है बहुत सुंदर बनाते थे, और ये जो झूला था ये यूरोपीय लोगों को बहुत पसंद था। अरावाको का जो व्यवहार था वो इतना उदारतापूर्ण था कि वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। तो स्पेनी लोग क्या थे, ये सोने के भूखड़ थे, तो ये उनको बहलाते थे, और ये लोग मतलब इतने उदार थे, जेनरस थे कि ये उल्टा स्पेनी लोगों का लालच समझने में ये लोग विफल रहे, और उनको उनका सोना खोजने के लिए क्या उनका साथ देते थे। लेकिन जब आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई तब उन्होंने क्या उसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही क्या हुआ कि अरावाको और उनकी जीवन शैली का लगभग जो है वो सत्यानाश हो गया। एक जगह है कि सॉरी एक और कम्युनिटी है जिसको क्या है तूपी नाम्बा कहा जाता है। तो तूपी नाम्बा कहे जाने वाले कम्युनिटी के जो लोग थे वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। और ब्राजील जो जगह का नाम पड़ा है वो ब्राजील पेड़ के नाम पर ही पड़ा है। और यह खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हें क्या है कि बहुत आयात से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थी, जिससे उन्हें क्या है कि खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। और जो यूरोप वासी उनसे मिले वे उनकी खुशहाल आजादी को देखकर उन्हें क्या है ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहां ना कोई राजा था, ना कोई सेना था, ना कोई चर्च था जो उनकी जिंदगी को जो है नियंत्रित कर सके। तो ये किनके बारे में कहा गया है, तूपी नामा कम्युनिटी के लोगों के बारे में कहा गया है, जो ब्राजील जो है अभी प्रेजेंट है वहां पे रहते थे। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो कैरिबियन और ब्राजील क्षेत्रों के विपरीत जो मध्य अमेरिका थे उनमें क्या थे कि कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहां मक्के की उपज उनकी आवश्यकताओं से अधिक होती थी। जो एज़टेक, माया और इंका ये तीन जो जन समुदाय थे उनमें शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी, और इन शहरों की भव्य वास्तुकला के जो अवशेष है वो आज भी आगंतुकों को क्या है मुग्ध कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एज़टेकों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चित्र है ना, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये बॉल कोट मारकर पर उत्कीर्ण तिथियां माया संस्कृति कायपास, मतलब ये माया कल्चर का जो है एक
बॉल नुमा कोई चित्र बनाया गया है। तो एज़टेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग जो थे वो उत्तर से आकर मेक्सिको के मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे और इस घाटी का नाम उन्होंने क्या किया था, मैक्सटिली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। यानी कि जो मेक्सिको जगह था, मेक्सिको का नाम मैक्सिली जो या मैक्सिटली एक देवता थे उनके नाम पर पड़ा था। और क्या था, ये 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग जो है उत्तर से आकर मध्य में आकर बसे थे। उन्होंने क्या अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से जो है नजराना वसूल करने लगे। तो उस इसमें क्या है कि जो मध्यवर्ती घाटी या फिर मध्य अमेरिका में जो लोग रहते थे, जनजातीय लोग रहते थे, तो उनको हरा करके एक नए जनजातीय लोग जो आगे बस गए वो थे एज़टेक लोग। और ये कब हुआ, 12वीं शताब्दी में। तो एज़टेक समाज क्या था कि ये उत्तरी अमेरिका के रहने वाले थे। एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था और अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में ये प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या जो है वो बहुत कम थी और ये सरकार, सेना तथा पौरोहित्य कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग जो थे अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन क्या है शासक बना रहता था और राजा जो है पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा को क्या है कि पृथ्वी पर सूर्य देवता का जो है प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। इनको सम्मान दिया जाता था जो योद्धा होते थे, जो पुरोहित होते थे और जो अभिजात वर्ग के लोग होते थे। लेकिन व्यापारी जो होते थे उनको भी क्या है अनेक विशेषाधिकार प्राप्त था और उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का जो है मौका दिया जाता था। जो प्रतिभाशाली शिल्पी होते थे, चिकित्सक होते थे या फिर विशेष अध्यापक होते थे, उनको भी क्या है बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता था। तो ये एज़टेक्स के बारे में बात हो रही है। तो चूंकि क्या है एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसीलिए उन्होंने क्या है कि भूमि उद्धार या रिक्लेमेशन का उपाय सोचा। तो रिक्लेमेशन में क्या होता था कि जल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा करना। और इस कमी को पूरा कैसे किया कि सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर उनमें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्हें मैक्सिको झील में जो है कृत्रिम टापू बना दिए। और इन कृत्रिम टापू को क्या कहा गया, चिनम्पा कहा गया। चिनम्पा कहा गया। और इसमें क्या है अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच जो है नहरें बनाई गई, जिनमें क्या है कि 1325 ईस्वी में एज़टेक की राजधानी कौन थी, टेनोक्टिट्लान का निर्माण किया गया। और जिसके राजमहल और पिरामिड जो है झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। तो टेनोक्टिट्लान जो है था वो क्या था कि एज़टेक्स की राजधानी थी और उन्होंने क्या है कि जो द्वीप बनाए थे उन्हीं के बीच में फिर नहरें बनाई और 1325 में उन्होंने टेनोक्टिट्लान को अपना राजधानी घोषित किया था। और जो उसने राजमहल बनाया था वो पिरामिड झील के बीच में खड़ा हुआ था। चूंकि एज़टेक शासक जो थे अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनका सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। तो हम लोग यहाँ पे जो है भूमि उद्धार के बारे में पढ़े ना कि भूमि उद्धार या रिक्लेमेशन जो था वो क्या था। तो भूमि उद्धार का जो मतलब अभिप्राय है कि बंजर भूमि को आवासीय या कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करने को ही क्या कहते हैं, भूमि उद्धार कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि भूमि उद्धार विभिन्न जल स्रोतों से जमीन लेकर भी किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो पूरा एज़टेक साम्राज्य है वो क्या है कि ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियां, कुम्हरा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसल उगाते थे और भूमि का जो स्वामित्व होता था किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर कुल या क्लान के पास होता था जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषिदासों जैसे खेतीहर लोग जो होते थे अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से जो है कुछ हिस्से के बदले उन्हें उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग जो थे कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन ये बिक्री जो है आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी। गुलाम जो थे अपनी आजादी फिर से खरीद सकते थे। तो यहाँ पे क्या था कि भूमि का जो स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी एक व्यक्ति विशेष का न होकर पूरे किसके क्लैन के पास होता था और यही क्लैन क्या करता था कि सार्वजनिक निर्माण कार्य का काम भी पूरा करता था। एज़टेक जो लोग थे इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे जो हैं वो स्कूल अवश्य जाए और कुलीन वर्ग के बच्चे जो थे वो काल मेकाक में भर्ती किए जाते थे। यानी कि जो एज़टेक्स के स्कूल्स थे उनको क्या बोला जाता था, काल मेकाक।
जहां उन्हें क्या है सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए क्या है कि प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी सारे बच्चे जो है वो पड़ोस के तेपोकिल्ली स्कूल में पढ़ते थे। तो कुलीन वर्ग यानी कि जो अभिजात वर्ग और एरिस्टोक्रेट के बच्चे होते थे वो काल मेकाक में जाते थे, और जो कॉमन बच्चे होते थे वो क्या होते थे, तेपोकल्ली स्कूल में जाते थे। और तेपोकल्ली में क्या है उनको इतिहास, पुराण, मिथक, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को क्या है सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था। वहीं लड़कियों को क्या है कि घरेलू काम धंधों में जो है कुशलता प्रदान किया जाता था। और 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एज़टेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। और ये अस्थिरता क्यों हो गई थी? क्योंकि ये स्थिति हाल ही में जीते गए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के जो है अवसर खोजने लगे थे। तो ये था पूरा एज़टेक लोगों का जो है वो इतिहास। अब हम लोग पढ़ेंगे माया लोगों के बारे में। तो उनसे पढ़ने से पहले यहाँ पे एक देखते हैं चित्र बना हुआ है। तो ये एक मंदिर का चित्र है, ये माया लोगों का मंदिर है। और ये कहाँ पे है? टिकल या ग्वांतेमाला जो जगह है वहां पे है। और इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। तो माया लोगों के इतिहास के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिको की जो तो माया लोग जो थे वो क्या थे कि मेक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की थी। तो इस माया संस्कृति का भी या मायन कल्चर का भी टाइम पीरियड क्या था? 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। तो इन्होंने क्या था कि उसमें बहुत उन्होंने डेवलप किया था, उल्लेखनीय उन्नति की थी। लेकिन 16वीं शताब्दी मतलब 16 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। तो ऑलरेडी हम लोग एज़टेक लोगों के बारे में पढ़ चुके थे। तो 16वीं शताब्दी तक क्या था कि एज़टेक लोग जो थे ज्यादा स्ट्रांग थे माया लोगों के मुकाबले। लेकिन फिर भी क्या था कि मक्के की खेती जो थी वो उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी। और अनेक उनके जो है अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव जो थे, जैसे कि मक्का बोने, उगाने और काटने से ही जुड़े हुए थे। तो जो उनके उत्सव थे, फेस्टिवल्स थे, वो सब क्या थे? मक्का बोने, उगाने और काटने से ही जुड़े होते थे। और खेती करने के तरीके जो है वो बहुत उन्नत और कुशलतापूर्ण थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। इसके जो शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को जो है एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की जो है वो अभिव्यक्ति हुई। और माया लोगों के पास क्या है? उनकी लिपि थी। और कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। लेकिन इस लिपि को जो है अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता, मतलब अभी भी माया लोगों की जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसिफर्ड है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह तो रहा बहुत शॉर्ट में माया लोगों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरू एक जगह है, तो पेरू के इंका लोगों के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिकी जो था वो देशज संस्कृतियों में से क्या है कि सबसे बड़ी जो संस्कृति थी वो पेरू के क्या है? क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। तो पेरू के जो इंका लोग थे उनको क्वेचुआ या फिर इंका कहा जाता था। और 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक जो थे उनका नाम क्या था? मैको कपाक या फिर मैंको कपाक। उन्होंने क्या है कि कुजको जो एक जगह था वहां पे अपनी राजधानी स्थापित की थी। और 9वां इंका शासक के काल में जो है राज्य का विस्तार भी शुरू हुआ। और अंततः इंका साम्राज्य जो है वो इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। तो पहले तो कहाँ था? इंका शासक जो था वो कौन थे? मैंको कपाक थे, और उन्होंने अपनी राजधानी कुजको में स्थापित किया था। लेकिन जो 9वां इंका शासक था, मतलब 9th नंबर में, उन्होंने क्या अपना राज्य का विस्तार शुरू किया। और उनका कहाँ से कहाँ तक जो साम्राज्य का विस्तार हुआ? अभी जो है इक्वाडोर, और इक्वाडोर से चिली तक। और ये इसका जो स्पैन था कितना था? 3000 मील में जो है फैला हुआ था। साम्राज्य जो था वो अत्यंत क्या है? केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था। और राज्यों में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी। और वही क्या है कि सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। और प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की जो भाषा है वो क्या है? पेशवा ही बोलनी पड़ती थी, मतलब भाषा को नहीं छोड़ना है। प्रत्येक कबीला जो है स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में जो है वो शासक के प्रति निष्ठावान था। और साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोगों के लिए पुरस्कृत किया जाता था। और इस प्रकार क्या था कि एज़टेक साम्राज्य की तरह ही इनका साम्राज्य जो है इंकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था।
और आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो इस साम्राज्य में रहते होंगे। एज़टेक लोगों की तरह ही क्या इनका भी जो है उच्च कोटि के जो है वो भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वाडोर से चिली तक जो है अनेक सड़कें बनाई थी। उनके जो किले थे वो शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं होती थी। और ये क्या है, निकटवर्ती इलाकों में जो है वो टूट कर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, और जिसमें क्या है कि अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। जो राजमिस्त्री होता था वो खंडों को सुंदर रूप देने के लिए शल्क पद्धति यानी कि फ्लेकिंग का जो पद्धति था, टेक्निक था, फ्लेकिंग टेक्निक का प्रयोग करते थे, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ क्या था कि सरल भी होती थी। और कई शिलाखंड जो था वजन में तो 100 मेट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे। तो ये एक मिस्ट्री है कि उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए कोई पहिएदार गाड़ी तो नहीं थी, तो उन्होंने उसको कैसे ढोया होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि ये सब काम मजदूरों को जुटाकर जो है बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। और इनका सभ्यता का जो आधार था वो कृषि ही था। तो उनके यहाँ क्या है, जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में जो है सीढ़ीदार खेत बनाए और जल निकासी तथा जो है सिंचाई की प्रणालियां भी जो है विकसित की। और हाल ही में ये बताया गया कि 15वीं शताब्दी में एनडीआई जो थे, मतलब एनडीआई अधिकतकाओं यानी कि एनडीआई अधिकतका मतलब जो ऊंची भूमि जो होते थे, है ना, खेती आज की तुलना में काफी अधिक परिमाण में की जाती थी। और इनका लोग जो थे मक्का और आलू उगाते थे। क्या क्या उगाते थे? मक्का और आलू। तथा भोजन तथा श्रम के लिए क्या कहते थे, लामा पालते थे। लामा एक पशु है, तो वो लोग पशु में लामा पालते थे और मक्का और आलू जो है उगाते थे। तो जो है यहाँ पे आप एक मानचित्र देख सकते हैं, है ना, ये जैसे ये उत्तर अटलांटिक महासागर है, ये जो है उत्तर अटलांटिक महासागर है और ये कैरिबियन सागर है, और इस जगह को है सांता फे कहा गया है। और ये जो क्वेटो या इक्वाडोर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस यहाँ पे क्या है कि इनका लोगों का जो है बसा होता है। तो ये इक्वाडोर से जो है कि पेरू तक इनका साम्राज्य, सॉरी इक्वाडोर से चिली तक जो है इनका मतलब ये जो डार्क ब्राउन में दिख रहा है ये पूरा किनका था, इनका लोगों का साम्राज्य था। और ये ब्राजील है, यहाँ पे सैंटियागो है। तो ये जो है स्पेन का जो क्षेत्र है जिसपे स्पेनों ने बाद में कब्जा किया। तो ये जो ग्रीन ग्रीन ये दिख रहा है ब्राउन, डार्क ब्राउन में, तो ये स्पेन का है। और पुर्तगाल का क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो येलो है ये पुर्तगाल का है। और डच का क्षेत्र कौन सा है? तो ये पर्पल जो है वो डच का है। और पिंक में जो है इंग्लिश का क्षेत्र है। तो कहाँ पिंक? तो यहाँ पे मुझको नहीं दिख रहा है। और फ्रांसीसी क्षेत्र जो है यहाँ पे जो बहुत थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये फ्रांसीसी क्षेत्र है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये पिंक में यह इंग्लिश का क्षेत्र है। और ये जो लाइन है कि 1494 में टार्डिसिलस की एक संधि हुई थी, उसके अनुसार एक विभाजन रेखा खींची गई थी। और ये यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हैं, ये 16वीं सदी के अंत में स्पेन और पुर्तगाल के प्रभाव क्षेत्रों का जो है वो बंटवारा किया गया था, ये और यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। कि जो इनका लोग थे, तो इनका लोगों की बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, किंतु उनके पास हिसाब लगाने की जो है एक प्रणाली अवश्य थी। और हिसाब लगाने की प्रणाली की क्या थी कि क्यूपू। और क्यूपी में क्या होता था कि डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखा जाता था। और कुछ विद्वानों का विचार है कि इनका लोग जो है इन धागों में एक किस्म का संकेत या कोड बुनते थे। और इनका साम्राज्य का जो ढांचा होता था वो पिरामिड नुमा था, और जिसका मतलब ये था कि जब एक बार इनका प्रधान पकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरंत टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा हुआ जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो एज़टेक तथा इनका संस्कृतियों में जो है कुछ समानता थी, और ये यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थी। समाज जो था वो क्या था, श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं होता था। पुरोहितों और समनों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर जो है बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चांदी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था।
तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति जो है इस मामले में बिल्कुल ही विपरीत थी। तो जो उस टाइम पे जो इंका और एज़टेक लोगों का समाज था, कल्चर था, वो उस टाइम पे जो यूरोप के लोगों का कल्चर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो यहाँ पे एक कॉलम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आज भी जो है अनेक सैलानी इंका लोगों के कला कौशल के नमूनों को देखकर दंग रह जाते हैं। हालांकि जो चिली के एक कवि है, कवि नेरुदा जैसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे विपरीत वातावरण में खेती, शिल्प, स्थापत्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हजारों लोगों को कितना कठोर परिश्रम के लिए बाध्य किया होगा। तो उन्होंने लिखा है, कवि नेरुदा ने, कि ऐ खेत जोतने वालों, बुनकरों, ऊंचे खतरनाक मचान पर चढ़कर चिनाई करने वाले राजगिरों और एंडीज के मेहनत कश पनहारों, अपनी कुचली हुई उंगलियों वाले जौहरियों और अपने लगाए पौधों की खुशहाली के लिए चिंतातुर किसानों, मिट्टी में बर्बाद हुए कुम्हारों, जरा जमीन की गहराइयों से झांक कर मेरी ओर तो देखो, अपने पुराने दुख दर्द की मिट्टी में दफना कर जिंदगी का नया प्याला भर लाओ। तुमने इन खेतों, खलियानों, खदानों में जो खून बहाया है, जरा उसका नमूना तो मुझे दिखलाओ। जरा बताओ कि यहाँ मुझ पर चाबुक की मार पड़ी थी क्योंकि मेरा तरासा गया एक हीरा जरा धुंधला रह गया था, अथवा ये धरती अपने अनाज या पत्थर का हिस्सा समय पर नहीं दे सकी थी। तो ये पाब्लो नेरुदा थे, बहुत ही फेमस पोएट है। 1904 से 1973 इनका टाइम पीरियड है। इसने हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू में की जो एक कविता लिखी थी, उसमें जो है कविता का है एक स्वतंत्र अनुवाद है। और ये जो चित्र है ये इसमें है कि पर्वत शिखर पर बसा माचू पिच्चू नगर का जो है एक चित्र है, और इस पर स्पेनियों की निगाह नहीं पड़ी, जिसके कारण जो है ये नष्ट नहीं हो पाया। नहीं तो स्पेनियों ने सब कुछ जो है नष्ट कर दिया था। तो ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 है, और बाकी हिस्सा हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।